बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कक्षा में हमने जो पिछली कक्षा में आधा भाग किया था उसी का बचा हुआ दूसरा भाग करेंगे। यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के विस्फोट या प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ पर अगर जो आपका मादा जनक अगर द्विलिंगी है, डबल आपके उसमें जेंडर्स अगर देखे जाते हैं या पुष्प धारण कोई करता है, तो उसमें जो आपका पराग का प्रस्फुटन होता है उससे पहले ही पुष्प कलिका या उस पुष्प कलिका को उसके पराग कोश के साथ किसी भी चिमटी के द्वारा इस्तेमाल करते हुए उसको जोड़ना पड़ता है। ये आपका कैसा कौन सी तकनीक में आता है? विपुंसन तकनीकी में आता है। विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए जो सामान्यतः बटर पेपर, पतले कागज की बनी होती है। तो यहाँ पर जो आपकी पुष्पों को जहाँ पर भी उपयुक्त आकार देना होता है, जिन थैलियों में से रखा जाता है वहाँ पर आपका जनरली क्या यूज करा जाता है? बटर पेपर, यानी कि जो आपका पतला कागज होता है उनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इसी पराक्रम को बैंगन या बैरो वस्त्रावरण कहते हैं। तो आपका जो दूसरी तकनीक थी उसमें क्या था? ये आपका बटर पेपर या पतला कागज इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आपके जो वर्ताग्र हैं उनको अवांछित पराग जो होते हैं उनसे बचाया जा सके, प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज करा जाता है। जब बैंगिंग वस्त्रावृत पुष्प का वर्तिक्रम सुग्राहता को प्राप्त करता है तब नर अभिभावक से ससंग्रहित पराग कोश के पराग को इस पर छिटका जाता है और उस पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी या इस तकनीक में क्या किया जाता है? जो भी आपके पराग कोश होते हैं उसको पराग के उस भाग पर छिटक दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है और फिर वहीं पर फिर आपका वेट इंतजार किया जाता है जहां से आपका एक नया पुष्प निकलना शुरू हो जाएगा। यदि मादा एक लैंगिक पुष्प के पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपका जो मादा जनक है यानी कि आपका रिप्रोडक्शन के बाद जो आपका फाइनल डिलीवरी टाइम होता है उस टाइम पे अगर आपका एक लिंगीय पुष्प पैदा हुआ है, एक लिंगी यानी कि सिंगल जेंडर वाला फ्लावर है, दोनों जेंडर्स उसमें नहीं है, नर और मादा दोनों नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो उस केस में फिर आपका विपुंसन तकनीकी की आवश्यकता आपको नहीं होती है। पुष्पों के खिलने से पूर्व ही उन्हें आवृत कर दिया जाता है। जब वर्तिकाग्र सुग्राह बन जाता है तब अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा परागण करके पुष्प को पुनः आवृत कर दिया जाता है। तो आपके जो पुष्प होते हैं उनको खिलने से पहले ही आवृत उनको कर दिया जाता है और इसी प्रकार से आपका जो पूरा का पूरा परागण की प्रक्रिया से आपका प्रजनन होता है या जनन होता है वो इसी प्रकार से होता है। अलग अलग आपके प्रकार आपने अभी देखे और ये टॉपिक अभी के लिए खत्म हो गया है। अब अगला टॉपिक है आपका दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन इसे इंग्लिश में कहा जाता है, डुअल फर्टिलाइजेशन। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है जिसमें युग्मक संलयन पूर्ण होता है। तो आपका जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें जो आपका नर और मादा का जो गैमेट होता है उसको एक ही जगह पर लेकर आया जाता है जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज जायगोट की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूलिया केंद्रिका की ओर गति करता है और उनसे संगलित होकर त्रिगुणित
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। तो आपका जो दूसरा नर गैमेट या नर आपका युग्मक होता है वो आपकी गति प्रदान करता है, एक गति में जाता है और फिर आपका त्रिगुणित जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भी बोलते हैं, उसको ये बना देता है। जैसे कि इसके अंतर्गत 3 अगुणित न्यूक्ली केंद्रीय सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आपके 3 न्यूक्ली इसमें देखे जाते हैं, 3 केंद्रीय इसमें देखे जाते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है त्रिसंलयन भी इसे कहा जाता है। चूंकि एक भ्रूण भुट्टी भ्रूण कोश में 2 प्रकार के संलयन युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना का दोहरा निषेचन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये इसमें आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संलयन जिसमें आपका युग्मक संलयन होता है पहला, और दूसरा त्रिसंलयन होता है। तो 2 प्रकार का होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका बन जाती है तथा भ्रूण पोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज के भ्रूण के रूप में विकसित होता है। तो यहाँ पर आपका जो दोहरा निषेचन होता है, इसमें जब आपका त्रिसंलयन होता है उसके बाद जो आपकी केंद्रीय कोशिका, जो न्यूक्लियाई कोशिकाएं या न्यूक्लियाई सेल्स होती हैं, वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती हैं। और जो आपका भ्रूणपोष होता है वो जब डेवलप होना शुरू होता है, विकसित होना शुरू होता है, उसके बाद आपका जो युग्मनज होता है वो आपका भ्रूण का रूप लेना शुरू कर देता है, जायगोट का रूप लेना वो शुरू कर देता है। ये आपका युग्मनज है यानी कि आपका गैमेट है, फिर ये आपका भ्रूण कोश केंद्र बन जाता है और उसके बाद आपका ये किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, युग्मनज का मतलब होता है गैमेट्स, और यही युग्मनज जब धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाते हैं तो भ्रूण बन जाते हैं। भ्रूण का मतलब होता है जायगोट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। अब अगला टॉपिक है हमारा निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके साथ साथ आपकी कौन सी संरचनाएं या घटनाएं होती हैं। ऊपर वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप में निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है। तो आपके जितने भी अंडाशय होते हैं, बीजांड आपका निकल जाता है, विकसित होना शुरू कर देता है, भ्रूणपोष बन जाता है, ये सारी जो आपकी विकसित या वृद्धियां आपकी जितनी भी प्रकार की होती हैं, जिसमें आपके बीजांड से बीज निकलता है, बीज से पुष्प बनता है, पुष्प के आगे फल लगते हैं, ये पूरी जो आपकी प्रक्रिया होती है या अलग अलग घटनाएं होती हैं, इनको बोला जाता है निषेचन पश्च घटनाएं, इस नाम से इसे जाना जाता है। अब देखते हैं कि भ्रूणपोष क्या होता है। भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में पड़ता है। क्यों? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका 4 बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष उतक की रचना करते हैं। तो आपका जो भ्रूणपोष होता है, जो आपका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है, वो कम से कम बार बार आपका विभाजित होना शुरू कर देती है और उसके बाद आपका क्या बनता है, त्रिगुणित भ्रूणपोष बनना शुरू हो जाता है, इसकी संरचना आपकी शुरू हो जाती है। इन उत्तकों की कोशिकाएं संरचनित खाद्य सामग्री से पूरित होती है और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इनसे आपकी अलग अलग जो खाद्य पदार्थ होती हैं वो आपकी बनना शुरू हो जाती हैं और इसी को फिर बाद में अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग उपयोगों के लिए आपका यूज़ करा जाता है। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामा भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्रिक न्यूक्लियर विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्लिय केंद्रिकी के रूप में पैदा होता है। भ्रूणपोष के विकास की इसी अवस्था को फ्री न्यूक्लियर
एंडोस्पर्म अर्थात मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष कहते हैं। तो इसमें जो आपका भ्रूणपोष की जो विकास होता है, इसी जो आपकी भ्रूणपोष यानी कि जो आपका जायगोट होता है वो डेवलप होना और भी ज्यादा आगे शुरू हो जाता है। इस स्थिति को बोला जाता है मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। इसके सापेक्ष की कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है और भ्रूणपोष कोशिकाएं बन जाती हैं। तो आपके इसके बाद धीरे धीरे जैसे कोशिकाएं विकसित होना शुरू हो जाती हैं, आपका भ्रूणपोष विकसित होना शुरू हो जाता है, तो आपका जो भ्रूणपोष कोशिकाएं होती हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं वृद्धियों के पश्चात, वृद्धियों के बाद। कोशिकाकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियाई को संख्याओं में व्यापक भिन्नता होती है। एक कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित हैं और कुछ नहीं भी बल्कि यह मुक्त केंद्रिकाएं भ्रूणपोष जो हजारों न्यूक्लियों से बना है और इस आस पास का सफेद गुदा गिरी कोशिकाएं भ्रूणपोष होता है। तो आपको जो नारियल का पानी है जिसके बारे में देखा भी होगा आपने, जब आप उसको खोलेंगे भी नारियल को तो उसके अंदर जो आपको सफेद रंग की आपको अलग अलग गुदा दिखाई देगा, ये आपकी कोशिकाएं भ्रूणपोष इसी को कहा जाता है। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है, जैसे अरंडी या नारियल। तो काफ़ी सारे जो अलग अलग आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका मटर हो गया, इनके अंदर ये जो आप छोटी छोटी चीज़ों को जिसको इस्तेमाल करते हैं हम खाना बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, इसका या तो ये जो बीजांड होते हैं या फिर ये जो भ्रूण होते हैं, जो विकसित भ्रूण होते हैं, या तो इनको इस्तेमाल कर लिया जाता है या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो भ्रूण कोश या भ्रूणपोष के अंदर ही रहते हैं, जैसे आपका नारियल का या फिर अलग अलग फलों का या फूलों का उदाहरण यहाँ पर लिया गया है। और इसे बीज अंकुरण के समय इस्तेमाल किया जाता है। यदि अरंडी, मटर, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को खोलें और प्रत्येक में भ्रूणपोष को देखें और पता करें क्या भ्रूणपोष अनाजों, गेहूं, चावल तथा मक्का में विद्यमान है। तो अलग अलग पुष्पों को, अलग अलग फलों को, सब्जियों को जब आप खोल कर देखेंगे, गेहूं को देखेंगे, चावल, अनाजों को देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि हर किसी में आपको भ्रूणपोष देखने को नहीं मिलता है। अब अगला टॉपिक है हमारा भ्रूण। भ्रूणकोश या पुटी के बीजांड द्वारी सिरे पर विकसित होता है जहां पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। तो ज्यादातर जो आपको युग्मनज दिखेंगे वो तब विभाजित होते हैं, विभाजित यानी कि डिवाइड हो जाते हैं, फिजन हो जाता है, अलग हो जाते हैं। ज्यादातर ये तब देखा जाता है जब ये भ्रूणपोष जो होते हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। तो ये क्या होता है, जो आपका भ्रूण होता है उसको क्या मिल सके, पोषण मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, उसी के लिए आपका जो भ्रूणपोष होता है वो पूरा का पूरा बनना शुरू होता है। यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है, भ्रूण विकास, भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था चरण एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों ही में समान होती है। चित्र 2.13 युग्मनज प्रवाहक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्ष ही गोलाकार, हृदयकार तथा परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। तो आपका जो भी भ्रूणपोष बनता है उसी के अंदर जो आपका पूरा न्यूट्रिशन आपको मिलता है, या भ्रूणपोष के अंदर जो भी भ्रूण होता है उसको न्यूट्रिशन मिलता है और उसी के बाद जो भी आकार वो लेता है, चाहे वो गोलाकार हो, हृदयकार हो, वो इसी प्रकार से भ्रूण की वजह से, इसी अवस्था की वजह से ही वो अलग अलग आकारों में आता है। एक प्ररूपी द्विबीजाणी भ्रूण चित्र 2.14 में एक भ्रूणीय अक्ष धुरी तथा 2 बीजपत्र समाहित होते हैं। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन बीजापत्री होती है जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्राय
समाप्त होती है। तो आपके जो जितने भी आपके भ्रूणीय अंश होते हैं उसमें जो आपके बीजापत्र इसमें समाहित होते हैं। बीजापत्र के स्तर के ऊपर ये जो भ्रूणीय अंश होते हैं उसमें प्रोटीन होता है। इसी प्रोटीन से क्या होता है, जो मेन भ्रूण होता है उसको सारे के सारे जो पोषण होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, वो मिलना शुरू हो जाता है। बीजपत्र धार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनकार प्रोटीन जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शिराशित पर समाप्त होती है, यह मूल शीर्ष की एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है जिसे मूल गोप कहते हैं। तो आपके जो फ्लावर्स होते हैं या अलग अलग पादप होते हैं उसमें जो आपका बेलनकार प्रोटीन होता है जो आपका मूलांत सिरा या मूलज के आगे आके या सिरे पे आपके आके समाप्त हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है, मूल गोप, इसी को बोला जाता है। इसके बाद आपके जो एक बीजीय पत्रीय भ्रूण जो आपके चित्र 14 में भी दिखाया गया है, केवल एक बीज पत्र होता है, यानी कि सिंगल उसके अंदर आपको बीज देखने को मिलेगा। घास परिवार में बीज पत्र को स्कूटेलम कहते हैं। जो ग्रास फैमिली होती है उसमें जो बीज पत्र होते हैं उसको स्कूटेलम बोला जाता है। जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ पार्श्व की ओर स्थित होता है, इसके निचले सिरे में भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित पत्र से अवतरित होते हैं। तो आपके जितने भी आपने अभी तक एग्जाम्पल्स या उदाहरण देखे हैं, ये अलग अलग पादप आपने देखे हैं, चाहे वो ग्रास फैमिली हो या फिर कोई भी पुष्पधारी पादप ही क्यों ना हो, उसमें जो आपके जो बीजापत्र होते हैं वो निर्धारित करता है एक तो कि गोलाकार होगा, हृदयकार होगा या किस प्रकार का उसका आकार होगा, और जो आपकी ये जो भ्रूण पोषक होते हैं या भ्रूण पोष होते हैं, यही मेन प्रोटीन या पोषण आपके भ्रूण को देते हैं जिससे वो आगे चलकर विकसित होता है और एक नए फल या फूल किसी में भी विकसित या वृद्धि करना शुरू कर देता है। बीज पत्रोपरिक से प्रोह शीर्ष तथा कुछ आदिकालिक आद्य प्रण होते हैं जो एक खोखला प्रणीय संरचना को घेरते हैं जिसे प्रांकुरिक घोल कहा जाता है। जल में कुछ बीज जैसे गेहूं, मक्का, मटर, चना, मूंगफली को रात भर पानी में भिगोएं। इसके बाद बीजों को खोलें और खोलते ही तथा भ्रूण एवं बीज के विभिन्न भागों का अवलोकन करें। तो आपके जैसे अलग अलग गेहूं हो गए, मक्का हो गया, मटर हो गया, इसको रात भर जब आप पानी में भिगाएंगे और सुबह उठकर जब आप इसको अलग करेंगे तो इसके अंदर आपको अलग अलग भाग दिखाई देंगे, भ्रूण भी दिखाई देंगे, बीज भी दिखाई देंगे और इसके अलग अलग विभिन्न प्रकार के भाग आपको दिखाई देंगे जिसका आपको अवलोकन करना है और ये आपको स्वयं करना है। अगला टॉपिक है बीज। बीज यानी कि सीड। तो बीज आपका वही प्लांट का मेन पार्ट होता है, पादप का वो मेन सेक्शन होता है। बीज से ही पहले आपका पादप निकलना शुरू होता है। पादप जब धीरे धीरे आपका विकसित होता है, जनन करता है, प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन होता है, आवगण होता है, परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, उसके बाद जब आपकी विकसित होना शुरू होते हैं नए पुष्प, नए पादप, उसके अंदर भी फिर आपके बीज होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपका सिर्फ एक ही बीज होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, और ये जो कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको आप खा भी सकते हैं। इन्हीं बीजों से फिर आगे चल के आपका क्या होता है, नया पादप बनना शुरू हो जाता है। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीज पत्र तथा एक भ्रूण अक्ष समाहित होता है। तो आपका एक बीज जो होता है उस बीज के अंदर आपको भ्रूण अक्ष भी दिखेगा, बीज पत्र भी दिखेगा, बीज आवरण भी आपको एक ही बीज में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। भ्रूण का बीज पत्र एक सरल संरचना होती है, प्राय असंरक्षित आहार भंडारण के कारण फूली हुई एवं स्थूल होती है, जैसे कि लेग्यूम्स में। परिपक्व बीज गैर एलुम्बिनियस अथवा अलुम्बिनियस हो सकता है। तो आपका जितने भी बीज होते हैं, जैसे आपके जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम्स क्या होता है, जो आपकी दालें होती हैं, उसमें भी आप देखेंगे जो आपके बीज होते हैं वो आपके थोड़े से फूले फूले से होते हैं। इसी के अंदर आपका पोषण वगैरह होता है जिससे फिर आपका या तो वो बीज ही आप एज इट इज आप उसको कंज्यूम करते हैं या फिर आप बीज से आगे चल के आपका एक नया कोई भी पौधा, फल या फूल आपका बनना
शुरू हो जाता है। एल्बुमिनियस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग नहीं हो पाता। जैसे कि गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सारे जितने भी आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये आपके उस टाइप के बीज इसमें देखे जाते हैं जिसमें जो शेष, कुछ ना कुछ शेष आपका रह जाता है क्योंकि पूरी तरीके से विकास इनका नहीं हो पाता है। अवशिष्ट उपस्थिति बीजांडकाय परिभ्रूणपोष होता है। तो आपके जितने भी बीज होते हैं, बीजांड होते हैं, इन्हीं के द्वारा आपका जो भ्रूणपोष होता है या पे आगे चल के आपका जो भी पादप होता है वो वृद्धि करता है, वो आपके बीज की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। बीजांड अंडाशय का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरक्षात्मक आवरण बन जाता है। चित्र 2.15 बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश का सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है। फलस्वरूप सामान्य चयापचय क्रिया धीमी पड़ने लगती है। भ्रूण नियकृत का दशा में प्रवेश कर जाता है जिसे परिस्थिति कहते हैं, या यदि अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हों तो आपका जितनी भी अंकुरित होना होता है आपका बीज, वो अंकुरित होना शुरू हो जाता है। तो आपका जो बीज होता है, बीज के अंदर ही धीरे धीरे जब आप जल डालते हैं तो वो जल अंदर जाना शुरू करता है। बीज में ही आपका ऑक्सीजन भी जाता है। फिर जैसे जैसे ये बीज आपका एक नए पादप में विकसित होना, अंकुरित होना शुरू हो जाता है तो ये जितनी भी आपकी गतिविधियां होती है, पानी जिस गति से अंदर जाता है, ऑक्सीजन जिस गति से अंदर जाता है, वो धीरे धीरे धीमा होने लगता है और इसके फलस्वरूप आपका आगे जो बीज होता है वो अंकुरित होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपका जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, बीज आपका एक पादप में उगने लग जाता है। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है, अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ होता है या साथ साथ चलता है। तो आपके जो भी बीजांड होते हैं वो जैसे जैसे आपके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, पूरी तरीके से फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, वो आपके बीज बनना शुरू हो जाते हैं। बीजांड से बनता है बीज और अंडाशय से आपका धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है फल। जैसे जैसे अंडाशय विकसित होता रहेगा आपका फल बनता रहेगा। अंडाशय की दीवार, फल की दीवार छिलके के रूप में आपका बनना शुरू हो जाती है। जैसे आपके कुछ ऐसे फल होते हैं जिनके बाहर आपके छिलके लगे होते हैं, अंडाशय की दीवार होती है, तो ये आपकी क्या होती है, अलग अलग छिलके के रूप में आपकी विकसित होना शुरू हो जाती है। जैसे ये आपकी कुछ फोटोज हैं, ये आपका बीज पत्र है जिसे कॉटिलेडन्स भी कहा जाता है। फिर आपके बीजांड द्वार आ गए, ये सारे आपके क्या है, अलग अलग फल हैं। ये आपके कुछ ऐसे फल भी होते हैं या बीच में आपका भ्रूणपोष है, फिर आपका अलग अलग प्रकार चोल है, प्रांकुर है, मूलांकुर है। ये सारे आपके अलग अलग फलों के या पुष्पों के, सीड्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो बाद में आपके अंडाशय, अंडाशय से फिर फल में बनते हैं। फल के बाहर आपके अलग अलग छिलके बनना शुरू हो जाते हैं या आपके फल स्वरूप निकलना शुरू हो जाते हैं। या आपके कुछ और अंड बीज, पुष्पासन, मध्य फल भित्ति, अतः फल भित्ति, फिर ये आपका एकिन आ गया, पुष्पासन आ गया। ये आपके अलग अलग पादप हैं जिनसे आपके फल या पुष्प निकलते हैं और उनके भी फिर अलग अलग अंग होते हैं जो आगे चल के भी एक नए फलों को या पुष्पों को उगा सकते हैं। ये प्रजनन या जनन देखने को मिल सकता है। फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गुद्देदार हो सकती है अथवा मूंगफली, सरसों आदि की जो भांति होती है सूक्ष्म हो सकती है। तो कुछ आपके ऐसे फल होते हैं जिनका बाहरी आकार आप देखेंगे, छिलका देखेंगे, अंदर का भी जो आप अंडाशय देखना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा सख्त हो सकती है कुछ फलों की।
दूसरी और विपरीत स्थितियों में आप देखेंगे कि कुछ आपकी ऐसी भी अंडाशय होती है या बाहर के आपके जो छिलके होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा हार्ड वो नहीं होते हैं। बहुत सारे फलों में आपने बीजों की परिक्षेपण हेतु विविध क्रिया विधियां विकसित की हैं। आप फलों के वर्गीकरण एवं अनेक परीक्षण क्रियाओं को याद करें जिसे अपने पहले कक्षाओं में पढ़ा है। तो पहले भी आपने अलग अलग फलों के बारे में पढ़ा है, किस प्रकार से वो उगते हैं, उनके बीज किस प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, बहुबीजपत्री होते हैं, किस प्रकार से उनके अंदर से आपकी अंडाशय बनना शुरू होती है, छिलके किस प्रकार के होते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। उसी को आपको दोबारा स्मरण करना है, रिवाइज करते रहना है। अधिकतर पादपों में जब एक अंडाशय से फल विकसित होता है उसके अन्य पुष्पीय अंश अपसाहित एवं झड़ जाते हैं। हालांकि कुछ एक प्रजातियों में जैसे कि सेब, रास्पबेरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। तो बहुत सारे पादप आप ऐसे देखेंगे जिसमें जैसे ही आपका जो अंडाशय होता है वो फल में विकसित होना शुरू हो जाता है, उसके जो बाकी सारे पुष्पीय अंश होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे आपके ऐसी भी प्रजातियां होती हैं जैसे आपके सेब हो गए, उनके साथ साथ भी जो आपके अखरोट हो गया, या ये सारी जो प्रजातियां होती हैं इसमें जब आपका अंडाशय फल बनना शुरू होता है तो उसके साथ साथ जो उसके पुष्पीय अंग होते हैं या अंश होते हैं वो नहीं झड़ते हैं, बल्कि वो भी मदद करते हैं साथ में आगे आपका पूरा का पूरा प्रजनन या पूरा का पूरा विकसित या वृद्धि करने में। इस प्रकार के फलों को मिथ्या आभासी फल कहते हैं। चित्र 2.15b। अधिकार फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और इन्हें प्रथात या वास्तविक फल कहते हैं। तो कुछ आपके ऐसे भी प्रकार के फल होते हैं जिन्हें आभासी फल कहा जाता है। अधिकतर फल ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंडाशय से ही विकसित होते हैं, दूसरे किसी पार्ट से विकसित ही नहीं होते। इनको क्या बोला जाता है? वास्तविक फल इन्हें कहा जाता है। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम देखें या होता है, परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिसमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। तो आपने अभी तक तो जितनी प्रजातियां देखी हैं, जितने भी आपने वृद्धियां देखी, फल का उगना देखा, उसमें आपने देखा निषेचन होता है। बट कुछ प्रजातियां ऐसी भी देखी गई है जिसमें निषेचन के बिना ही आपकी जो वृद्धि है या नया आपका फल जो है वो उगना शुरू हो चुका है। ऐसे फलों को अनिषेचिक फल कहते हैं। अनिषेक जनित फल यानी कि जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो आपके फल ग्रो होना शुरू हो गए हैं। इसका एक उदाहरण केला है, यानी केला इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। अनिषेचक फलन कोई वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। तो ये जो जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसमें केला, बनाना जिसका एग्जांपल लिया गया है, हार्मोन्स का यूज करते हुए इनको ग्रो करा जाता है। और ये जो बिना निषेचन के आपके फल उगते हैं इसमें बीज नहीं होता है। केले में भी आप देखेंगे उसमें कोई भी बीज नहीं देखा जाता है क्योंकि उसमें निषेचन नहीं होता है। बीज आवृत बीजों को अनेक लाभ प्रसावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है, बीज की रचना काफी निर्भरतापूर्ण है। इसके साथ ही बीज नए प्रायवासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजाति के अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं। तो आपके बहुत सारे आप ऐसे फल देखेंगे जो किसी भी आपके परागण के लिए आपके उसके ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, जल वायु किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, खुद ही से वो आराम से निषेचन करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसी जो प्रजातियां होती हैं ये अन्य क्षेत्रों में भी बस जाती हैं और अन्य जो उनके आसपास जो अलग अलग प्रजनन हो रहे होते हैं उसमें भी ये मदद करती हैं। जैसे कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है। आरक्षित भंडार का मतलब होता है इनके अंदर ही इतना ज्यादा पोषण का भंडार होता है कि ये लगभग किसी और चीज पे निर्भर नहीं होते हैं अपने पालन पोषण के लिए। इसके अलावा ये जितने भी आपके जहां भी जिस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, खुद का प्रजनन या खुद की वृद्धि तो ये करते ही हैं, लेकिन ये दूसरों के जो इनके आसपास के क्षेत्र में पादप होते हैं उनकी वृद्धि में भी ये मदद करते हैं। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक वंशीय समापक का
पैदा करते हैं जो विविधता का रूप लेते हैं। अब क्योंकि लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखा जाता है, तो इसमें क्या होता है, जो आपके नए पादप होते हैं, जो नए पादप पैदा होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखी जाती है, विविधता उसमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। बीज हमारी कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एक परिस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पूरे वर्ष पर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तथा अगले मौसम के लिए फसल के रूप में उगाया भी जा सकता है। क्या बीज के बिना या उस बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है और भंडारित न किया जा सकता है, खेती का कल्पना कर सकते हैं? तो इस पूरे अध्याय में जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से इसको समराइज कर सकते हैं, इसका सारांश निकाल सकते हैं कि जो बीज होता है वो कृषि का, फार्मिंग का आधार होता है। बिना बीज के आपका कोई भी पौधा नहीं उग सकता है। पॉलिनेशन करने के लिए, परागण करने के लिए, निषेचन करने के लिए आपको बीज लगाकर पौधे को उगाना ही पड़ेगा, चाहे वो तुरंत अंकुरित हो या फिर कुछ समय लगाए अंकुरित होने में। लेकिन बिना बीज के आप कृषि को इमेजिन ही नहीं कर सकते। बीज की परिक्षेपण के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है? यह अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देता है। बहुसंख्यक प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवन रक्ष रहते हैं। कई बीजों तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीव सक्षम बीजों के अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। तो आपके जो कौन सा बीज लगाएंगे तो कितने टाइम तक वो जीवित रह सकता है, जो उससे पौधा निकलता है, पादप निकलता है, वो कितने टाइम तक जीवित रहता है, ये अलग अलग बीजों पर आधारित है। एक बीज आपके ऐसे भी देखे जाते हैं जो आपके कुछ ही महीनों में अपना जितना भी उनका संरचना होती है या अपनी जितनी भी उनकी परिपक्वता होती है वो उसे खो देते हैं, अपनी क्वालिटीज को या अपनी जो भी उनकी सक्षमताएं होती हैं उसे खो देते हैं। विपरीत और पे हम ये भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखे गए हैं जहाँ पे बहुत सारे जो बीज या सीड्स होते हैं वो बहुत वर्षों तक, सालों साल, सैकड़ों साल तक वो जीवित रहते हैं, यानी कि खत्म नहीं होते हैं। तो आपके जो बीज होते हैं वो भी अन्य प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके जो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें 10,000 वर्ष जितने पुराने आपके बीज भी देखे गए हैं, वृक्ष देखे गए हैं जो 10,000 साल पुराने भी हैं। कुछ ऐसे भी देखे गए हैं जिनको आप लगाएंगे उसमें से कुछ उगेगा, 2 महीने के बाद वो पूरा पौधा बीज समेत ही खत्म हो जाता है। पुष्पी पादपों के लैंगिक प्रजनन के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक प्रयास होगा कि कुछ पुष्पी पादपों के विशाल उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों से पूछकर प्राप्त किया जाए। एक भ्रूण पुट्टी कोश में कितने अंडे मौजूद होते हैं? एक बीजांड में कितने भ्रूण कोश मौजूद होते हैं? तो अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, कुछ 3-4 प्रश्न अगर आप पूछेंगे कि एक अंडाशय में कितने आपके अलग अलग प्रकार के फल निकल कर आते हैं, कितने भ्रूण कोश होते हैं, तो इन सभी को अगर आप सारांश निकालेंगे या उत्तर देंगे तो आपको लगभग पूरी जो कृषि है या पादपों का जितना भी लैंगिक जनन है या प्रजनन है उसके उत्तर आपको काफी हद तक मिल जाएंगे। एक प्ररूपी पुष्प में कितने अंडाशय होते हैं? एक पादप पर कितने पुष्प मौजूद होते हैं? और ऐसे ही प्रश्न, क्या आप कुछ ऐसे पादपों के बारे में सोच सकते हैं जिनके फलों में बहुत भारी संख्या में बीज मौजूद होते हैं? तो यहाँ पर आपसे ये सिर्फ अलग अलग प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसके बारे में अभी हमने पीछे के अध्याय में पढ़ा था, अलग अलग टॉपिक्स पे हमने पढ़ा था। अब इसके अलावा आपको कुछ ऐसे फलों का अध्ययन करना है जिसमें आपके एक बीज होते हैं या एक से ज़्यादा या बहुत सारे बीज इसमें आपके पाए जाते हैं। एक छोटे से अंजीर के बीज से कितना विशाल पादप तैयार होता है? प्रत्येक अंजीर का पौधा कितने लाख बीज पैदा करता है? क्या किसी अन्य उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं जहां पर इस प्रकार के एक लघु बीज ने वर्षों तक इस तरह का विशाल जैव समूह पैदा किया हो? तो अंजीर का छोटा सा बीज होता है, उससे कितना बड़ा वृक्ष आपका पैदा हो जाता है। अलग अलग प्रकार के ऐसे ही बीज होते हैं जिसके बीज बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन उससे जब कई सालों के बाद वृक्ष जो निकलता है वो बहुत ही बड़ा होता है। ऐसे ही अन्य पादपों के बारे में आपको सोचना है, अध्ययन करना है और उसको लिखना है। अब अगला टॉपिक है हमारा असंजनन एवं बहुभ्रूणता।
यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम हैं कुछ एक पुष्पी पादपों जैसे कि एस्टिसिया तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है। तो आपके जहां पर हमने पीछे निषेचन के द्वारा, परागण के द्वारा अलग अलग प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से आपके पादप आगे की तरफ बढ़ते हैं, अंडाशय आपका फल में बनता है, उसमें आपका बीज होते हैं, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जैसे कि आपका घास परिवार हो गया, वहां पर आप देखेंगे कि बिना निषेचन के ही जो आपके घास होते हैं वो नए नए बीज पैदा कर जाते हैं। उन्होंने इस प्रकार की प्रक्रिया को विकसित कर लिया है। बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं? इस प्रकार से असंगजनन अलैंगिक प्रजनन है जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है, यानी कि जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि आपका निषेचन, फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। असंगजनीय बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंड कोशिकाओं का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन से होता है जो बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाता है। तो इसकी बहुत सारी अलग अलग प्रक्रिया होती है जिसमें आपका फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन से ही आपका शुरू हो जाता है। जो आपकी भ्रूण द्विगुणित अंड कोशिकाएं होती हैं उसी में आपके जो बिना अर्धसूत्री विभाजन के अलग अलग बिना निषेचन की प्रक्रिया से जो आपके भ्रूण होते हैं वो विकसित होना शुरू हो जाते हैं। प्राय कई अवसरों पर, जैसे कि बहुत सारे नींबू वंश तथा आम की किस्मों में भ्रूण कोश के आसपास की कुछ बीजांड कायिक कोशिकाएं विभाजन होने लगती हैं और भ्रूण कोश से प्रोदबद्धि होती हैं तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं। जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, इनके उदाहरण स्वरूप आपने देखा है कि बिना निषेचन के ही इनका जो भ्रूण कोशिकाएं होती हैं या अंडाशय होता है उसी से आपका जो भ्रूण होता है वो विकसित होना शुरू हो जाता है और उसी से आपका एक नया पादप उगना शुरू कर देता है। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। तो अगर एक ही किसी भ्रूण में, ये एक ही बीज में जब एक से अधिक भ्रूण होता है, ज्यादा भ्रूण होते हैं, तो इसको बोला जाता है बहुभ्रूणता। संतरे के कुछ बीजों को ले और उन्हें मरोड़ें तथा प्रत्येक बीज के भिन्न भिन्न आकार एवं आकृति के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। प्रत्येक बीज के भ्रूणों की गणना करें। तो आप संतरा लीजिए, उसका बीज लीजिए, मरोड़ें, अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो उनके आकार हैं उसको देखिए और फिर उनकी गणना करिए। देखिए किस प्रकार से वो कितने हैं, किस प्रकार का उनका आकार है, ये सब चीजें आपको देखनी है। बहुत से हमारे खाद्य एवं शाक फसलों की संकर किस्मों को उगाया गया है। संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता की विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया है। संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया, पैदा किया जाना चाहिए। यदि संकर किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी पादप संतति पृथक्कृत होगी और वह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएगा। तो आपकी ये जो संकर किस्मों के जो बीज होते हैं जिनकी कृषि हर साल करी जाती है, हर साल देखा जाता है, लेकिन इसकी एक विशेष चीज ये है कि हर साल इनको उगाया जाना चाहिए। अगर हर साल इनको नहीं उगाया जाएगा तो इनसे आपको किसी भी प्रकार के पादप या अलग अलग प्रकार के पुष्प, फल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यदि यह संकरण बीज असंगजनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशिष्टताएं नहीं होगी। इसके बाद किसान प्रति वर्ष फसल दर फसल संकर बीजों की उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रति वर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर साल आपका ये जो संकर बीजों से आपकी कृषि करी जाती है उसका फायदा ये होता है कि प्रति वर्ष अगर इससे अलग अलग फसल उगाई जाएगी तो हर साल आपको संकर बीजों से कृषि करने के लिए उनको खरीदना नहीं पड़ेगा। संकर बीज उद्योग में असंगजनन की महत्वता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंगजनन की आनुवंशिकता को समझने के लिए शोध और संकर किस्मों में असंगजनित जीन्स को
संधारित करने पर अध्ययन चल रहे हैं। तो किस प्रकार से ये जो आपके संकर बीज होते हैं इनका उद्योग किस प्रकार से हो रहा है, अलग अलग पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अलग अलग कोनों पे प्रयोगशालाएं जो होती हैं, आपकी लैबोरेटरीज जो होती हैं, उसमें देखा जा रहा है किस प्रकार के जीन्स इसमें हैं और उसका अध्ययन, उस पर आपका अलग अलग रिसर्च करी जा रही है। सारांश, समरी, हमने इस पूरे के पूरे अध्याय में क्या पढ़ा है। पुष्प आवृत बीजों में लैंगिक जनन के आधार हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में देखा जाता है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। उसके अलावा जब एक ही पुष्प में अगर दोनों ही मेल और फीमेल ऑर्गन्स या दोनों ही फ्लावर्स अगर एक पादप में नहीं होते हैं तो आपका कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसको पॉलिनेशन कहा जाता है, परागण कहा जाता है, उन सभी के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। इसके अलावा आपकी जो एक प्ररूपी परागकोश द्विपालिक होती है, द्विकोशिकाएं होती है। परागकण क्या होता है, परागकण आपके जो पॉलिनेशन के फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग एजेंट्स आपके उसमें देखे जाते हैं। फिर परागकण नर युग्मकों पीढ़ी जो जनन होता है, जिसमें आपका एक ही पौधा होता है, एक ही पौधे में अगर दोनों नर और मादा दोनों ही फ्लावर्स होते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाता है। इसी के भी आपके अलग अलग कारक होते हैं। इसके अलावा आपके अगर आपका फिर दूसरा टाइप आता है, इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, आपका जो सेम टाइप का फ्लावर होता है, पुष्प होता है, अगर गुलाब है उससे अगर आपका कोई भी परागकोश अलग हुआ है और फिर आपका दूसरे पादप पे गया है तो दूसरा पादप भी आपका क्या होना चाहिए, गुलाबी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका जो सुई केसर होता है, स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर स्वीकृति या फिर अस्वीकृति करता है। अगर सेम ही गुलाब का ही वो फूल होगा, उसी से वो परागकोश आया होगा तो स्वीकृत कर लेता है, फिर आपका आगे जो पॉलिनेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो वो क्या करता है, अस्वीकृत कर लेता है, यानी कि डिनाई कर लेता है। इसके अलावा आपने अलग अलग बीजों के बारे में पढ़ा। बीज आपका होता है, अंडाशय होता है, उससे फिर आपका क्या होता है, आपका फल निकलना उससे शुरू हो जाता है। फिर आपने छिलके देखे, धीरे धीरे जब विकसित होता है आपका कोई भी फल या फूल से आपका आगे फल निकलता है, विकसित होता है, तो कई कई जगहों पे देखा जाता है कि सिर्फ अंडाशय से ही आपका नया जो फल होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। फिर कुछ आपके ऐसे फल होते हैं जिसमें निषेचन की जरूरत ही नहीं होती है, यानी कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, हार्मोन्स के द्वारा उसमें आपका नया फल उगाया जाता है। उदाहरण स्वरूप केला आपका जो होता है निषेचन की जरूरत नहीं होती है, हार्मोन्स के द्वारा उसको उगाया जाता है। और ऐसे जो आपके फल होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के आपका फ्रूट ग्रो होता है, तो उसमें आपके बीज भी नहीं देखे जाते हैं, जैसे कि केला, उसमें आप बीज नहीं देखेंगे। इसके अलावा आपने आखिरी में आते आते पढ़ा किस प्रकार से आपका जो संकरण बीज होता है, किस प्रकार से उसकी कृषि करी जाती है। संकरण बीज की कृषि हर साल करनी होती है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप हर साल इसकी अलग अलग प्रकार से अगर आप कृषि करेंगे तो आपको हर साल प्रति वर्ष आपको उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा ये जो आपके संकर बीज हैं, इसके जीन्स किस प्रकार से हैं, इसका अध्ययन विभिन्न देशों में, पूरे दुनिया में अलग अलग भागों में इसका अध्ययन किया जा रहा है। अभ्यास, एक्सरसाइज। एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताएं जहां नर एवं मादा युग्मनकों भिद्ध का विकास होता है। तो हमने देखा था कि फ्लावर्स का वो कौन सा पार्ट होता है जहां पर नर और मादा दोनों के जो युग्मनक होते हैं, गैमेट्स होते हैं, वो ग्रो होना शुरू होते हैं, डेवलप होना शुरू होते हैं। फिर वो किस प्रकार से नलिकाओं से होते हुए अंडाशय में जाकर प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं। इसी प्रकार से आपको जितने भी आपके प्रश्न हैं उसके बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ा है और इसके जवाब आपको खुद से देने हैं।